Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 29 जनवरी 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है फ्यूटल लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया के रेफरेंस में कुछ टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं, हल्बी, हो एंड कुई। ये जो टर्म्स हैं किस चीज़ से रिलेटेड हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये सभी चीज़ें नॉर्थ वेस्ट इंडिया के डांस फॉर्म्स हैं, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये सभी चीज़ें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये सभी चीज़ें प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या ये सभी चीज़ें ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन का जो टैग है वो सबको पता था एलॉन मस्क के पास में है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि बेसिकली ये जो चीज़ है ना, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है एलॉन मस्क के पास है, अब है नहीं, ये एलॉन मस्क के पास में टैग था। दोस्तों, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट है इसके अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। चेंज ये हो चुका है कि एक नए व्यक्ति यहाँ पर आ चुके हैं, बर्नार्ड आर्नोल्ड। खैर, नए व्यक्ति नहीं है, पहले से ही बहुत रिचेस्ट पर्सन है। लुई विट्टो का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी ब्रांड। तो लुई विट्टो के फाउंडर हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड। इन्होंने यहाँ पर एलॉन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन का टैग है वो यहाँ पर गेन कर लिया है। इस वजह से ये न्यूज़ में बने हुए हैं। अब एलॉन मस्क का जो ये पूरा डाउन हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे यहाँ पर बर्नार्ड आर्नोल्ड ने यहाँ पर एलॉन मस्क को पीछे छोड़कर वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन का टैग हासिल किया है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। पहली चीज़, जो वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए नाम तो हमारे लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, ऐसा आप देख पाओगे, बहुत सारी हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी, चाहे वो लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, वायन हो, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, अब बर्नार्ड आर्नोल्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आज के समय पर जो LVMH है ना, लुई विट्टो, बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके चेयरमैन भी हैं, CEO भी हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू के अंदर जंप है वो देखा। हुआ ये, जो ये फ्रेंच बिलियनर है, क्योंकि दोस्तों जब बात करते हैं एलॉन मस्क की तो ये USA के पर्सन है, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग बर्नार्ड आर्नोल्ड की तो ये यहाँ पर फ्रांस के पर्सन है। तो ये जो फ्रेंच बिलियनियर हैं, इनकी जो फैमिली है, इनके पास में जो टोटल नेटवर्थ हो चुकी है वो है 207.6 बिलियन US$। ये बिलियन है। ठीक है, जबकि एलॉन मस्क अब सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं इस लिस्ट में। एलॉन मस्क की जो यहाँ पर टोटल वेल्थ हो चुकी है वो है 204.7 बिलियन। तो यहाँ पर 204.7 बिलियन ये एलॉन मस्क की वेल्थ है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गई है वेल्थ किनकी, बर्नार्ड आर्नोल्ड की, जिनकी वेल्थ हो चुकी है 207.6 बिलियन US$। ये खुद फोर्ब्स की रिपोर्ट के अंदर में मेंशन किया गया है। तो अभी अगर हम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पर आते हैं फ्रांस के ये व्यक्ति जिनका नाम है बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली। सेकंड नंबर पर आता है एलॉन मस्क। थर्ड नंबर पर पता ही होगा जेफ बेजोस मेंटेन है इस लिस्ट में। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पर लैरी एलिसन, देन फिफ्थ नंबर पर मार्क ज़करबर्ग। ठीक है, वैसे 6 नंबर पर हम नहीं भूल सकते वॉरेन बफेट। तो ये आपको इतने सारे नाम लाइन से देखने को मिलेंगे। और जो बिल गेट्स नाम एक समय पर हुआ करता था टॉप पर, वो आज के समय पर 8th नंबर पर हैं। और बात करेंगे इस लिस्ट में जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन्स हैं वो कहाँ पर हैं, मुकेश अंबानी का नाम कहाँ पर है। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी अभी
अगर हम बात करेंगे दुनिया की वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में तो 11वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, और गौतम अडानी जो कि यहाँ पर टॉप 10 में आ चुके थे, बहुत आगे निकल चुके थे। अभी आपको पता है बीच में काफ़ी इशू हुआ, हिडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से स्टॉक्स वगैरह पूरी तरह से डाउन हुए, जिसके बाद उनका जो यहाँ पर ये लिस्ट में पूरा रैंक है वो डाउन हो चुका है। अभी यहाँ पे गौतम अडानी 16वें नंबर पर है। गौतम अडानी की जो टोटल वेल्थ है वो है 75.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की, जबकि मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है वो है 104.4 बिलियन यूएस डॉलर्स की। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा जो लिस्ट है इसके बारे में अपडेट्स आपको दे दी हैं। और ये जो दो पोजीशंस है दोस्तों, ये 2022 से ही आपस में टकरा रही हैं, नंबर 1 और नंबर 2 वाली। नाउ फाइनली यहाँ पर अब बर्नार्ड अर्नोल्ट ने रिप्लेस कर दिया है एलॉन मस्क को। ऐसा कैसे हो पाया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, ज़रा अब इसको जानो दोस्तों। सबसे मेन रीज़न ये था, एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला ने बहुत बड़ा झटका पिछले कुछ समय पर देखा है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हो तो जबकि आप लुई विट्टो देखोगे तो लुई विट्टो का जो यहाँ पर पूरा स्टॉक है उसमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। 16% की ग्रोथ एकदम कुछ ही दिनों में हुई है। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीच में एक दिन ऐसा था जहां पर $20 बिलियन से ज़्यादा का, केवल फ्राइडे में $23.6 बिलियन का इंक्रीज हुआ है बर्नार्ड अर्नोल्ट के वेल्थ के अंदर में। एक दिन के अंदर इतना बड़ा इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये लिस्ट के अंदर में एकदम से एक बड़ा सा बदलाव हो गया। जबकि अगर आप एलॉन मस्क का अपडेट देखोगे तो जिनका टेस्ला का जो स्टॉक है वो लगातार गिरता चले जा रहा है। थर्सडे को 13% का एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था। $18 बिलियन का यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये लॉस हो चुका है टेस्ला को, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है, जो लुई विट्टो है, लुई विट्टो के साथ साथ वर्ल्ड्स की जो बिगेस्ट ब्रांड्स ग्रुप आपको देखने को मिल पाएंगी, है ना, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने बोला ना बर्नार्ड अर्नोल्ट के बारे में, ये केवल लुई विट्टो के फाउंडर नहीं है, पीछे आप देख पा रहे होंगे LVMH भी लिखा हुआ है, इसके अंडर में कई सारी ब्रांड्स आती हैं। ठीक है, तो वो सब पॉपुलर हैं, जिसके बेसिस पर आज के समय पर ये टॉप पर आ चुके हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों। वैसे ये हमेशा से यहाँ पर बहुत रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो चुका है, इन्होंने फ्रांस के अंदर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया अपने देश के अंदर में। बहुत सारे जो टाइटल्स हैं उन टाइटल से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आप देख सकते हो। तो रेवेन्यू के अंदर में जो डिफरेंसेस आया है उसके पीछे का रीज़न क्या था ये मैंने आपको बता दिया। बाकी कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो आप लाइव मिनट का आर्टिकल खोल लो या हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल खोल लो, जहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में यानी 2024 की जब बात करते हैं तो टेस्ला का स्टॉक और ज़्यादा डाउन होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। यानी एक एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है कि टेस्ला अभी और डाउन जाएगा, जबकि लुई विट्टो लगातार ग्रोथ पर है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, जहां पे वर्ल्ड्स की ये जो पूरा रिचेस्ट मैन की लिस्ट है उसमें बर्नार्ड अर्नोल्ट थोड़े समय तक यहाँ पर बने रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में हर एक जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, अब मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से समझा दिया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 3 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में हम लिंक करेंगे। क्या बात की जा रहा है, ये आर्टिकल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना जैसे भी आप मार्क करना चाहते हो, क्योंकि पहली बार जो एक बर्ड है जिसका नाम है लाफिंग गल, तो ये बर्ड इंडिया में स्पॉट की गई है, देखी गई है। ये बर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ती है दोस्तों। ये बर्ड एक माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड यानी कि बाहर से उड़कर आती है हमारे देश में। और माइग्रेटरी बर्ड है तो कहाँ से उड़कर आई है, तो नॉर्थ अमेरिका से दोस्तों यहाँ पर ये फ्लाई करके आई है इंडिया के अंदर में। तो इंडिया में दोस्तों यहाँ पर ये जो बर्ड है वो पहली बार दिखाई पड़ी है, जिस वजह से एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बन जाता है। तो कुछ बर्ड वॉचर थे, उन्होंने यहाँ पर इसको स्पॉट किया, देखा, फोटोग्राफ्स क्लिक की, जिसके बाद इस बर्ड का एनालिसिस किया गया और बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है वो फाउंड करे गए, जिसके बाद यहाँ पे कंफर्म किया गया कि हाँ बिल्कुल ये जो बर्ड है कोई ऐसी वैसी बर्ड नहीं है। ये बर्ड जो है ये है लाफिंग गल बर्ड। ये कहाँ पे पाई गई है, कहाँ पर इसको देखा गया है, तो केरला के कासारगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में दोस्तों इसको देखा गया है। कुछ इस प्रकार से ये बर्ड हमको नजर आती है। इसके जो पैर हैं वो ब्लैक से हैं, है ना, सर के पीछे यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अभी डिटेल से बताऊंगा। तो लाफिंग गल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये 3-4 पॉइंट्स दोस्तों आपने ध्यान में रखने हैं। पहला क्वेश्चन, माइग्रेटरी बर्ड है, कहाँ से आई है, नॉर्थ अमेरिका से। दूसरी चीज़, कहाँ पर देखने को मिली इंडिया में, कासारगोड डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली जो चित्तारी एस्टुअरी है वहाँ पर इसको फाउंड किया गया, स्पॉट किया गया, कुछ भी कह सकते हो।
जब बहुत डिटेल से इस बर्ड को एनालाइज किया गया तो देखने को ये मिलता है, बर्ड का जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का है, नीचे का थोड़ा सा लाइट ब्लैक आपको देखने को मिलेगा, लंबी सी चोंच है इसकी, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर इसके सर के पीछे भी थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है। और ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये कंफर्म करते हैं ये जो बर्ड है कोई ऐसी वैसी बर्ड नहीं, लाफिंग गल बर्ड है। और ये जो डिस्कवरी हुई है दोस्तों, इस डिस्कवरी के माध्यम से अगर आप देखोगे एक नया चेंज हो चुका है। इंडिया के अंदर जो बर्ड्स की स्पीशीज हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये बर्ड भी इंडिया में डिस्कवर की गई, तो जिसके बाद भारत में चिड़ियों की स्पीशी की जब बात करते हैं तो वो टोटल 1367 हो चुकी हैं। ध्यान रखना, इसमें केवल कसारगोड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 400 स्पीशीज का है। तो कसारगोड में बहुत सारी बर्ड्स हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और वहीं पर आसपास ही दोस्तों एक और यहाँ पे बर्ड देखने को मिली थी रिसेंटली, वो है एशियन हाउस मार्टिन। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि भैया हाल ही में लाफिंग गल, एशियन हाउस मार्टिन न्यूज में था, ये क्या है? तो ये दोनों की दोनों बर्ड्स की स्पीशीज हैं। ये है दोस्तों एशियन हाउस मार्टिन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये लाफिंग गल हो गई। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फैक्ट से डायरेक्टली आगे आते हैं एक और आर्टिकल पर, पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। क्या बात की जा रही है? जर्मनी यहां पर मांग कर रहा है इंटर गवर्नमेंटल डील की इंडिया के साथ में, यानी जर्मनी और भारत दोनों मिलकर पनडुब्बियां यानी जिसको हम सबमरीन बोलते हैं उस सबमरीन को यहां पर बनाएं। इसके लिए यहां पर जर्मनी ने एक प्रपोजल रखा है। ठीक है, तो आप देख पाओगे जर्मनी ने प्रेजेंट किया है एक प्रपोजल, जहां पर जर्मनी कोशिश करेगा 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स को इंडिया को सौंपने की, इंडिया के नेवी को सौंपने की, अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया की जो नेवी है उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमारे पास में सबमरीन्स की संख्या भी बढ़ेगी। आपको पता है सबमरीन्स को परचेज करने के लिए या इंडिया में सबमरीन्स को बनाने के लिए हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मिलकर, और ये सारा काम P75I प्रोजेक्ट के माध्यम से हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी दोस्तों कई सारी जो सबमरीन्स हैं इनको डेवलप किया जा रहा है। सबमरीन प्रोवाइड करवाने में जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारत में, ये आपने ध्यान में रखना है। इंडिया और जर्मनी ऑलरेडी दोस्तों कई सारे मीटिंग कर चुके हैं, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर की विजिट हो चुकी है, अलग अलग जगहों पर डिस्कशंस हो चुके हैं कि भाई यहाँ पे जर्मनी चाहता है कि इंडिया के साथ में सबमरीन को लेकर एक इंटर गवर्नमेंटल डील की जाए। हालांकि अभी यहाँ पर स्पेन ने भी इस प्रकार का प्रपोजल रखा है, बट दोनों के प्रपोजल हमारे पास में सबमिटेड हैं। पहले हम इनको एवेलुएट करेंगे, देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ये डील करने वाले हैं। तो अभी के लिए केवल और केवल इतना न्यूज़ है। एग्जाम में कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, बट ये जो न्यूज़ आपको दिख रहे हैं, जिसमें जो फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारे सोर्स के लिए एज अ सोर्स बन जाता है। क्या पढ़ने के लिए? हमें सबमरीन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें कन्वेंशनल सबमरीन की। तो ये कन्वेंशनल सबमरीन क्या होती हैं? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब बात करते हैं पनडुब्बियों की सबमरीन की, तो सबमरीन 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है डीजल पावर सबमरीन और सेकंड होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, है ना, जो पानी के अंदर में चलती है। सबमरीन को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। लिविंग क्वार्टर्स है, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स बैठ सकते हैं, हैच है इसके अंदर में, कम्युनिकेशन एंटीना है, पेरिस्कोप है। बाहर की साइड में यानी कि सबमरीन समुद्र के अंदर है, लेकिन समुद्र के अंदर से बाहर का सारा नज़ारा दिखाई पड़ेगा, है ना। इंजन रूम इसका बना हुआ है, रडर है, टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूडेड होती हैं। तो सबमरीन 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो डीजल इलेक्ट्रिक वाली या तो न्यूक्लियर पावर्ड वाली। समझ गए? जब बात करते हैं डीजल पावर वाली सबमरीन, तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो ज़्यादा जो काम की या ज़्यादा बढ़िया सबमरीन है या जो ज़्यादातर कंट्रीज प्रेफर करना चाहेंगी वो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जब कोई सबमरीन डीजल पावर्ड वाली होती है जिसमें डीजल का उपयोग किया जाता है, तो वैसे तो ये सस्ती होती है, इसको सस्ते में हम रन कर सकते हैं, मेंटेनेंस का कॉस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं आता। प्रॉब्लम पता ही क्या है कि इससे ज़्यादा लंबे समय तक जासूसी नहीं की जा सकती, इसको बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है। अब सबमरीन हम चला ही इसलिए ताकि जासूसी की जा सके, है ना। इसको पकड़ा जा सकता है आराम से, क्यों? क्योंकि ये डीजल पावर सबमरीन है। डीजल से पावर जनरेट करने के लिए इसको बार बार समुद्र से बाहर आना पड़ेगा, सप्ताह में 1 बार तो समुद्र से बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को सांस भर के आप कह सकते हो डीजल से पावर जनरेट करके फिर वो वापस जाएगा, बार बार बाहर आने की ज़रूरत है। जबकि न्यूक्लियर पावर सबमरीन में दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीटली सबमर्ज रह सकता है, ईयर्स तक, लंबे समय तक या महीनों तक दोस्तों ये पानी के अंदर रह सकता है। इसको इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता।
लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें ज़्यादा खर्चा है, इसका ज़्यादा एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह आता है। तो ये डीजल पावर और न्यूक्लियर पावर सबमरीन के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपने हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इससे पहले ये आर्टिकल डिस्कस किया, इसके पीछे काफ़ी सारा बैकग्राउंड डेटा है। वो सभी बैकग्राउंड डेटा आप लिखने बैठोगे काफ़ी घंटे लग जाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर रेडीमेड नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में, सिंपल सा पीडीएफ होता है। इसका मेन पर्पज़ है कि चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के अपने पास में रख सकते हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल कंटेंट है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई फोटोज़ का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर उस पीडीएफ को रेडी किया जाता है। और उससे अच्छी बात यह है कि इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है डेट वाइज सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। कई बार होता है ना कि हम कंटेंट या पीडीएफ स्टोर करते करते स्टोरेज के इश्यूज़ को फेस करने लगते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कंटेंट डेट वाइज है। किसी भी तारीख का पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो और डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पर डाउनलोड और डिलीट के। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। उससे अच्छी बात, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है ना, वो दोस्तों बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं और सारे के सारे बेनिफिट्स को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। और गारंटी है कुछ समय बाद ही यहाँ पर क्या होगा, आपका ये अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको बेनिफिट्स बरकरार इसके बाद भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज अगर आप कर दोगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि किस तरीके से आपको ये बेनिफिट्स पहुँचेंगे और अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों एक मेक श्योर करा करो, जैसा मैं डेली बेसिस पे बोलता हूँ यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको आप प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अभी थोड़ा समय से डिले आ रहा है, आपको पता है, क्योंकि स्पाइन स्ट्रेन के इशू से गुजर रहा हूँ। मेरा बेड रेस्ट भी थोड़े दिनों में ख़त्म होने वाला है, 17 डेज़ पूरे होने वाले हैं। उसके बाद मैं मतलब सही हो जाऊँगा, ऑब्वियस ही बात है। और जल्द से जल्द यहाँ पर मेरी कोशिश होगी वीडियो आपका मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 या मैक्सिमम 9 बजे तक अपलोड हो जाया करें। ठीक है, एक परफेक्ट वीडियो भी आपको मिला करेगा। अभी यार मैं खुद, मेरा बॉडी साथ नहीं दे पा रहा है, लेकिन मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो स्किप करना मेरे बस की बात नहीं थी, तो इस चक्कर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। ये हमारे पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करोगे। हमारा एडिटोरियल भी है दोस्तों। ठीक है, ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनर सेक्शन का आर्टिकल है। यहाँ पर एनालाइज किया गया है चाइना के रिलेशंस अफ्रीका के साथ में। ठीक है, कि चाइना किस तरीके से अफ्रीका के अंदर में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लगातार पैर पसार रहा है। और ये हम लोग लगातार देख भी रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ चुका है। श्रीलंका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया, पाकिस्तान एग्जाम्पल हो गया, अभी मालदीव्स धीरे धीरे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता चले जा रहा है, जहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा। फिर ये कंट्रीज़ चाइना के तले दबने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं, चाइना के लिए या इंडिया के लिए, दोनों ही देशों के लिए अफ्रीका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका में भी स्पेशली दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसमें 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूटी। ये 4 कंट्रीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं चाइना के लिए। ये चाइना खुद इन चीज़ों को शो कर चुका है, लेकिन उसके अलावा अब चाइना धीरे धीरे पैर भी पसार रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 13 से 18 जनवरी के बीच में जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, ये 4 अफ्रीकन कंट्रीज़ को विजिट करते हैं। उन 4 देशों में से पहला है इजिप्ट, दूसरा है टूनिशिया, तीसरा है टोगो और चौथा है आइवरी कोस्ट। और ये जो यहाँ पर अफ्रीका में विजिट कर रहे हैं, ये बेसिकली कॉपरेशन बढ़ाने के लिए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। क्योंकि दोस्तों अफ्रीका भले ही यहाँ पर पीछे रह गया हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर आयरन और नेचुरल रिसोर्सेज, कोबाल्ट, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हैं।
जिसके पास में टेक्नोलॉजी है निकालने की, वो यहाँ पर बिल्कुल सोचेगा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन देशों के साथ में रिलेशंस को डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ से इन नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर दुनिया में व्यापार किया जाए, अपने आप को एज अ सुपर पावर आगे बढ़ाया जाए। तो इस पूरे आर्टिकल के कुछ क्रक्स पॉइंट्स मैंने आपको बताए। बाकी यहाँ पर इसका और मतलब एक शॉर्ट फॉर्म आपने देखना है तो इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट है ये। सबसे पहला पॉइंट, जो वांगी हैं विजिट करते हैं अफ्रीका में, इनके पीछे के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसलिए यहाँ पर ये विजिट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अफ्रीका क्यों इतना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए? क्योंकि दोस्तों दुनिया में जब बात करते हैं कोबाल्ट और प्लैटिनम की, तो अफ्रीका 90% कोबाल्ट और प्लैटिनम दुनिया को सप्लाई करता है। 90%, बहुत बड़ा ये परसेंटेज हो गया। इतना ही नहीं, कोल्टन 75% के आसपास सप्लाई करता है। अच्छा, इन सब चीज़ों का यूज़ होता कहाँ है दोस्तों? ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एसेंशियल है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर किस तरीके से सभी देशों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। चाइना के पास में बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि अफ्रीका के अंदर में है, जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए यहाँ पर काम कर रही हैं। तो चाइना देख रहा है जिस देश में हमारा फ़ायदा है वहाँ पर तुरंत पहुँच रहा है और तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है। और नो डाउट अफ्रीका ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रिसीव किया, व्यापार हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इसके बदले में चाइना ने बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस अफ्रीका से निकाला। ये हम देख पा रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अभी जो हम बात कर रहे थे ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो वो आपको ये देखने को मिलेगा। पहले तो चाइना ने इस वाले रीजन में पूरी तरह से पैर पसारा, अब ये ऊपर और इस वाले रीजन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब चाइना का जो सबसे मेन इंटरेस्ट है, सबसे मेन जो दिलचस्पी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस वाले पर्टिकुलर रीजन में, ये क्या है? क्योंकि चाइना का सबसे पहला जो इंटरेस्ट है अफ्रीका में वो इस वाले पोर्शन पर है। उसके पीछे का रीजन है पहला यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारा जो पैसा है वो यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर को बनाने के लिए चाइना ने भेजा है अफ्रीका में। प्लस चाइना ने साथ ही साथ में जो मोम्बासा नायरोबी रेल लिंक है, कीनिया के अंदर में एक रेल लिंक बनाई जा रही है, उसमें ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा एक कह सकते हो मिलिट्री हार्डवेयर जो मार्केट है एथियोपिया के अंदर में, उसको यहाँ पर बनाया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, 80 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सोमालिया में इन्होंने डेवलप कर दिए। हॉस्पिटल, रोड, स्कूल, स्टेडियम वगैरह यहाँ पर चाइना ने डेवलप किए हैं। और जो जिबूटी है जस्ट बहुत किनारे यहाँ पर एक देश है, यहाँ पे 14 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चाइना के थ्रू डायरेक्टली फंड किए जा रहे हैं। तो क्यों चाइना इस पर्टिकुलर रीजन को इतना सपोर्ट कर रहा है? ये जो रीजन है इसी की तो हम बात कर रहे थे। ये देखो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर अफ्रीका का एडिस अबाबा में बन रहा है, जिबूटी में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, सोमालिया में यहाँ पे बात कर रहे थे ढेर सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कीनिया में नायरोबी से यहाँ पर रेल लिंक बनाया जा रहा है। रीजन क्या है? ये रीजन ही क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने जूम करके दिखाया है। वैसे ये अफ्रीका है, अफ्रीका का एक छोटा सा सीन निकल रहा है, इस चक्कर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो ये जूम करके, क्योंकि दोस्तों ये जो रीजन है ना ये जस्ट इंडियन ओशन के बिल्कुल करीब में है और यहीं पर पास में आपको इंडिया देखने को मिलेगा और ऊपर यहाँ पे आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से ओमान वगैरह निकल जाएगा उधर की साइड में, तो ऊपर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी यहाँ पर चाइना ने अपना ग्वादर पोर्ट बना रखा है, अब बंदरगाह डेवलप कर रखा है। तो ये उसको फायदा है कि पूरे के पूरे इंडियन ओशन में वो डोमिनेट कर सकता है एक बार अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में अपनी मजबूती पकड़ ले। अब बात है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो ये काम चाइना कर रहा है क्योंकि दोस्तों इथियोपिया पूरे अफ्रीका में जो 5 सबसे बड़े देश है जिन्होंने चाइना का ढेर सारा इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है, उसमें से इथियोपिया भी एक देश बन चुका है जो कि जस्ट यहीं पर है। $14 बिलियन का डेट यहाँ पर इथियोपिया के ऊपर है, उधार है इतना चाइना का। प्लस कीनिया, बहुत सारा यहाँ पर इनके ऊपर डेट है। 2022 में चाइना ने प्रॉमिस किया कि हम $15.7 मिलियन का एक सपोर्ट देंगे एरिट्रिया को। आप देख पा रहे हो ये ऊपर भी यहाँ पर पहुंच चुका है चाइना। मेन मकसद है इस समुद्र के किनारे वाला जो हिस्सा है बेसिकली इसको पूरी तरह से डोमिनेट कर सकें, यहाँ पर चाइना पैर पसार सके। क्यों? यहाँ से बहुत सारा व्यापार भी करना है। एक तो पहला ये होगा डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इंडियन ओशन पर डोमिनेशन होगा। दूसरा यहाँ पे ना चाइना को एक और फायदा है। क्यों? क्योंकि ये जो देश मैंने आपको दिखाए इसमें जो इथियोपिया आपने देखा बीचों बीच में, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, गोल्ड, आयरन ओर, प्रीशियस स्टोन्स, केमिकल, ऑयल्स, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो चाइना की सबसे बड़ी दिलचस्पी यहाँ पर है
फिर बात करेंगे साउथ सूडान की। साउथ सूडान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा सोर्स आपको देखने को मिलेगा और यहां पर आराम से चाइना का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। फिर बात आती है मैरीटाइम इंटरेस्ट की। एक और रीजन ये भी है, चाइना अपने बहुत सारे मिलिट्री बेस भी बना रहा है। चाइना का इकलौता मिलिट्री बेस अपने मेनलैंड से बाहर कहां पर है? जिबूटी में। यहां पर चाइना का एक मिलिट्री बेस भी है दोस्तों। 2022 में चाइना कहीं ना कहीं एरिट्रिया कोस्ट पर क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि उसको चाइना के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाए और वहां पे उसको और आगे जाके कनेक्ट किया जाए। यूएस लगातार, यूएस ने भी यहां पर देखा है कि जो चाइना है किस तरीके से एक दूसरा मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना की चाहत यह है कि वो और ज़्यादा मिलिट्री बेस बनाए, कीनिया, तांजानिया में सभी जगह पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस ओवरऑल फैलाना शुरू कर दे। ये मेन पर्पज़ है चाइना का। उसके लिए यहाँ पर वो अफ्रीका के ऊपर में ज़्यादा एक जोर देता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो जगह है ना जो चाइना अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका भारत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। वो कैसे, आओ ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। पहला, क्योंकि यहाँ पर तो दोस्तों अफ्रीका है। अफ्रीका अगर आप देखोगे तो इसमें दिलचस्पी दुनिया भर के देशों की बड़ी, भारत की भी बड़ी, कई सारे रीजंस की वजह से, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी रीजंस, कई सारे रीजंस हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर ये जो रीजन है ये है ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये जस्ट क्या है, बिल्कुल जो हमारा मिडिल ईस्ट वाला रीजन है वो जस्ट उसके पास में ही है। और मिडिल ईस्ट में आपको पता है जो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ सभी जगह पर बहुत सारा तेल का उत्पादन होता है। ये आप देख पाओगे, ऊपर सऊदी अरेबिया है, येमेन है ना, ओमान है, यहाँ पर बहुत सारा तेल का उत्पादन होता है। वहीं पर नीचे ही ये पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ वाले रीजन में आता है। और अप्रोक्सीमेटली 14% जो ऑयल प्रोड्यूस होता है मिडिल ईस्ट में वो दोस्तों इसी रेड सी से गुजरता है। ठीक है, ये रेड सी आप देख पा रहे हो, यहीं से गुजरकर ऐसे बाहर जाता है। तो ये रीजन आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जा रहा है। इंडिया बहुत सारा तेल मंगाता भी है। 80% हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स अपने कच्चे तेल की वो इंपोर्ट करते हैं। तो रीजन हमारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि चाइना ने ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैर पसार लिए, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा चिंतित विषय बन चुका है। रीज़न यहाँ पर ये हो चुका है दोस्तों, क्योंकि यही तो चाइना की एक रणनीति है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। इस रणनीति के तहत यहाँ पर चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया। अब ये पूरे अफ्रीका के अंदर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस तरीके से जिबूटी में अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। ठीक है, मिलिट्री बेस के बाद में मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। इधर श्रीलंका के अंदर में इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एक पोर्ट है वो खरीद रखा है। बांग्लादेश में यहाँ पर इनको सपोर्ट मिल रहा है। म्यांमार में यहाँ पर इन्होंने पोर्ट परचेज कर रखा है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे ये क्या कर रहा है, इस पूरे रीजन में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस इंडियन ओशन में एक डोमिनेशन वाला जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर यह अपनाने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को? ये आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, एक माला यहाँ पर चारों तरफ इंडिया के बुनने की कोशिश कर रहा है चाइना। आगे आते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है, इंडिया को एक और चिंता है चाइना के प्रेजेंस से, वो यह है क्योंकि यहाँ पे ये जो रीजन है इंडियन ओशन का या अफ्रीका के उस पर्टिकुलर रीजन का, वो जो ओशन है दोस्तों, वहाँ पे दुनिया का जो ऑयल का व्यापार होता है ना, या और भी व्यापार होता है, 80% व्यापार यहीं से होता है। जिसके हाथ में ये रीजन आ जाए वो इतना बड़ा व्यापार दुनिया का कंट्रोल कर सकता है। तो चाइना चाहता है अपनी एनर्जी या ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स को सिक्योर करना। उसके अलावा इंडियन ओशन के जो देश हैं दोस्तों, वहाँ पर इन्फ्लुएंस अपना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर में कई सारी कंट्रीज आज के समय पर प्रेजेंट हैं और चाइना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे अपना यहाँ पर कब्जा हो सके, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब में ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा चाइना सक्सेसफुल होता भी नजर आ रहा है। समझ गए? तो ये इंडिया के लिए काफ़ी सारे चिंताएं के जो विषय हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे एडिटोरियल की एक जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। तो एक सैटेलाइट की बात हो रही है जिसका नाम है इनसेट 3DS सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, यहाँ पर इसको भेजा जा रहा है लॉन्च पोर्ट में श्री हरिकोटा के अंदर। तो जो हमारा इसरो है, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बोला इनसेट 3DS सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च पोर्ट यानी श्री
सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा के अंदर में, वहाँ पर इसको भेज दिया सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, बोला जा रहा है कि इसको लॉन्च करेंगे GSLV 14 से अगले महीने। और ये लॉन्च होने के बाद इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब वो फ़ायदे मैं यहाँ नहीं गिनाऊंगा, वो फ़ायदे मैं आपको अच्छे से दिखाई पड़ सकें वो यहाँ पे समझाऊंगा इस तरीके से, कुछ बेसिक नोट्स के साथ में, ताकि आपको क्लैरिटी बढ़िया आए, क्योंकि यहीं पर ये चीज़ वापस से रिपीट हो जाएगी फिर। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो दोस्तों ये सैटेलाइट है जिसको यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। नाम है इनसेट 3DS। ये सैटेलाइट किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है, लेकिन इंडिया की दो अलग अलग बॉडीज़ ने आपस में कोलैबोरेट करके। वो दो बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? एक है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, दूसरा है IMD, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारत का मौसम विभाग। तो दोनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के माध्यम से दोस्तों इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया है। अब बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि ये सैटेलाइट करेगा क्या। ये एक क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स की सीरीज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये क्या है दोस्तों? क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, आपको नाम से पता चल रहा है, ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जो कि हमारा पृथ्वी का जो क्लाइमेट है, बेसिकली जो मौसम है, उसको एनालाइज, उसको ऑब्जर्व करने का काम करती हैं। तो उसी कैटेगरी या उसी सीरीज की यहाँ पर एक सैटेलाइट है इनसेट 3DS। इससे पहले यहाँ पर दोस्तों और भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल इनसेट 3D, इनसेट 3DR। कहोगे डिफरेंस क्या है? भाई ये इनसेट 3DS है, आगे S लगा हुआ है, ध्यान रखना। इससे पहले 3D और 3DR ऑलरेडी यहाँ पे हम भेज चुके हैं, ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, वो यहाँ पे अर्थ के क्लाइमेट को ऑब्जर्व करते हैं। और जो 3DS वाली सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV के माध्यम से, दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से। अब इनसेट 3DR के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इससे संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये एक एडवांस्ड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है इंडिया का, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक इमेजिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। बहुत सारी जो हाई क्वालिटी की इमेजेस है वो हमको ये भेजने वाला है। इसके अंदर में यहाँ पर कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए जा चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें 2 थर्मल इंफ्रारेड बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे समुद्र के सरफेस का टेम्परेचर मैटर करेगा, मेजर करने का काम करेगा, उसका टेम्परेचर बताएगा। हाई स्पेशल रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल पाएगा, इसके अंदर में यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ये जो इनसेट 3DR है, इसके अंदर में मल्टीपल स्पेक्ट्रल इमेजर आपको देखने को मिलेंगे, 19 चैनल साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर, सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर, ये सारी चीज़ें। और इसी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, तब जाके यहाँ पे हमने इनसेट 3DS को तैयार किया है। इंप्रूवमेंट्स के बाद में इसको रेडी किया गया, ध्यान रखना। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? GSLV 14 से लॉन्च किया जाएगा, दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F14 जो है, ये थोड़ा एडवांस रॉकेट है। यहाँ पे दोस्तों लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाता है, लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है। ये जो रॉकेट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये क्रायोजेनिक लिक्विड, यानी एक लिक्विड का यूज़ करा जाता है इसमें तीनों स्टेजेस में। 3 स्टेज प्रेजेंट है, तीनों स्टेजेस में यहाँ पर लिक्विड क्रायोजेनिक का यहाँ पर यूज़ करते हैं, इस फ्यूल का यूज़ करते हैं, जिसके बेसिस पर ये हैवी वेट को यहाँ पर लिफ्ट कर सकता है ऊपर। तो इसकी कैपेसिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। इसी का हम आज के समय पर यूज़ करने वाले हैं। बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल दोस्तों, ये एडिटोरियल हम लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो हम लोग यहाँ पर इसको स्किप नहीं कर सकते। आपने जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ा होगा पक्का, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जल जीवन मिशन के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पढ़े हैं। ये वो एडिटोरियल है जो कि यहाँ पर इसके पीछे के कुछ कंसर्न्स बताता है कि आखिरकार इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में जल जीवन मिशन को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, वो यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो इस एडिटोरियल का नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर मिशन। क्या है मैटर, मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ, ये एडिटोरियल आपका UPSC सिलेबस टॉपिक में कहाँ पे लिंक होगा? GS पेपर नंबर 2 में, गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है दोस्तों कि आखिरकार जो जल जीवन मिशन है, जिसको हम लोगों ने लागू किया, आज भी वो अगर एवरेज देखोगे तो 73% तक पूरा हो पाया है। तो आखिरकार हम इस पूरे मिशन को 100% कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 100% कंप्लीट करने में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, वो हाईलाइट की गई हैं। साथ ही साथ में राइटर ने ये भी बताया है हमें क्या क्या और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है, जिससे हम ये 100% कवरेज कर सकें। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। ये जल जीवन मिशन है क्या, इसका मेन पर्पस क्या है, पहले वो जान लो। दोस्तों ये मिशन साल 2019 में लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन का मेन मकसद क्या है कि जो हमारे गांव वाले घर हैं, हर एक घर में
टंकी का कनेक्शन प्रोवाइड करवाना और टंकी के कनेक्शन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को 55 लीटर पर डे के हिसाब से पानी प्रोवाइड करवाना। और जो पानी होगा वो बिल्कुल सेफ वाटर होगा, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होगा। तो ये इसके यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो जल जीवन मिशन का मेन मकसद क्या है? हर एक गांव के घर में टंकी का कनेक्शन देना और हर व्यक्ति को 55 लीटर के आसपास हर दिन यहाँ पे पानी प्रोवाइड करवाना, और वो पानी क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये हमारा मेन मकसद था। 2019 में मिशन को हम लेकर आए। अब आ चुका है 2024। डेटा ये दिखाता है कि अभी तक गांव वाले क्षेत्रों में 73.57% तक ऑलरेडी कवरेज हो चुका है। इतने प्रतिशत यहाँ पे घर जो है ऑलरेडी वहाँ पे टंकी का कनेक्शन पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक 100% का कवरेज हो जाना चाहिए था, क्योंकि साल बहुत हो चुके हैं। तो आखिरकार 100% कवरेज को अचीव करने में क्या चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ रही हैं? तो इन चैलेंजेस में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर राज्यों के गांव वाले क्षेत्रों में ये 100% कवरेज पहुंच रहा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कवरेज बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे 3 राज्यों की बात की जा रही है, राजस्थान, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये थोड़े ज़्यादा पीछे हैं। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर नेशनल एवरेज से भी मामला पीछे चल रहा है। मैंने आपको बताया पूरे देश के स्तर में ज़्यादातर गाँव में 73.57% तक मामला कवर हो चुका है, लेकिन ये वो राज्य हैं जहां पर गांव के क्षेत्र में 73% से भी कम का कवरेज चल रहा है, या कुछ कुछ में 50% से भी कम घरों तक अभी एक टंकी के कनेक्शन पहुंच पाए हैं। स्पेशली इन 3 राज्यों के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया। उसके पीछे का रीजन है, रीजन नंबर 1, ज्योग्राफिकल चैलेंज। राजस्थान थोड़ा सा यहाँ पे रॉकी टेरेन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ का जो पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर काफ़ी अलग है यूपी से स्पेशली। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सूखा भी है, और हम जनरली देखते भी हैं जो स्टेट है यहाँ पर तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है, लो हमको देखने को मिलती है जनरली। तो ये भी एक रीज़न है जिसके चक्कर में ये पूरी तरह से जो मामला है वो लागू नहीं हो पाया। एक और है, वो है सस्टेनेबल सोर्स, यानी कि जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है दोस्तों वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। ग्राउंड वाटर बार बार रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर सोर्स ऑफ पानी का सोर्स जो अगर सस्टेनेबल है, स्थिर है, तो मामला सेट है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर स्टेट्स में यहाँ पर ये जो पानी का मामला है वो सस्टेनेबल है ही नहीं। इस चक्कर में प्रॉपर सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। सप्लाई होना भी एक लॉन्ग टर्म इशू बन चुका है। एक और जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है वो है रीचिंग द लास्ट माइल। ये साफ पीने का पानी प्रोवाइड करवाना, स्पेशली जो यहाँ पे हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो पीवीटीजीज हैं, उनको यहाँ पर साफ पीने का पानी देना, ये बेसिकली प्रधानमंत्री जनमन स्कीम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि गांव वाले क्षेत्र में कई सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत दूरी पर हैं, बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का एक हिस्सा है, तो जिसको हम बोलते हैं फार फ्लंग एरियाज। तो वहाँ तक इस प्रकार से टंकी का कनेक्शन पहुँचा पाना इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो देखेंगे यहाँ पर इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। तो कुछ यहाँ पर आर्टिकल में राइटर ने ये चैलेंजेस मेंशन किए हैं। फिर बताते हैं व्हाट शुड बी डन, आखिर हमें क्या करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से हम टैकल कर सकें। तो पहली चीज़ है प्लानिंग सस्टेनेबल ऑफ वाटर सोर्स। ये ज़रूरी है, ये पंचायत के थ्रू हमें करना होगा। जो विलेजर्स हैं उनको नहीं पता जो वाटर है, मतलब गाँव के लोग हैं उन्हें नहीं पता यार कितना पानी प्रेजेंट है ज़मीन के नीचे, सही बात है। तो कम्युनिटीज़ को यहाँ पर समझाना होगा, बताना होगा ग्राउंड वाटर क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी, ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट के बारे में समझाना होगा, ताकि ग्राउंड वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, जिससे यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई भी हम लोग दोस्तों कर सकें। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, ठीक है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उसके अलावा स्टोरेज यूनिट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, ये तीनों चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं हमें, जिससे पानी को साफ करके स्टोर करके तब डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इसके लिए प्रॉपर जगह जगह पर सर्वे करना, ठीक है, कहाँ पर हम इस पूरे यूनिट को फिट कर सकते हैं, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना हमें ज़रूरी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर इस प्लांट को लगा सकें। मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पे राज्य सरकारों से बोला कि भैया आप पूरी प्लान के साथ में हो और डिसाइड करो यहाँ पर इन सब चीज़ों को, जो ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करो। हमारे पास में जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर ये बताते हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले 2 सालों में, ठीक है,
कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन पिछले कुछ समय पर उन्होंने बढ़िया इंप्रूवमेंट किया। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में केवल 20% कवरेज था 2022 में, और 2023-24 में यहाँ पर क्या हुआ, बढ़कर इसका कवरेज 76% हो गया। तो टैप वाटर का कनेक्शन खतरनाक तरीके से दोस्तों यहाँ पर बढ़ा है। तो ये काम हमें करना होगा, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड यही है कि हमें क्वालिटी, सप्लाई और वॉल्यूम ऑफ सप्लाई हर चीज़ को मेंटेन करके चलना होगा। और दूसरी चीज़, ग्राउंड वाटर जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। नाउ आज का जो क्वेश्चन है, मेंस क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, वो क्या बोलता है ज़रा वो डिस्कस करते हैं। आपने 150 शब्दों में, 250 नहीं 150 शब्दों में बढ़िया सा आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग 100% कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को अचीव करने में, 100% कवरेज को अचीव करने में आखिरकार क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। साथ ही साथ में आपने सजेस्ट करना है कि भाई क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे 100% कवरेज किया जा सके। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने में क्या चुनौतियां हैं, 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कदम सुझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है ना। दोस्तों वैसे एक और एडिटोरियल हमारे पास में था, उसको मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा, कल डिस्कस करूंगा। वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा एडिटोरियल है। वैसे आप चाहो तो इस पीडीएफ से रीड कर सकते हो, डोंट वरी। वैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। 2021 का क्वेश्चन था कि भाई इंडिया के रेफरेंस में कुछ टर्म्स हैं, हल्बी हो कोई, ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ट्राइबल लैंग्वेजेस। ये सारी की सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।